हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, अपन विभव मापी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये अपना 6th चैप्टर है, ये भी ध्यान में रखें। और विभव मापी के अंदर सिद्धांत हो चुका है, जो अपन ने विभव मापी में पहला पॉइंट पढ़ा था। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा सुग्राहिता और मानकीकरण। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से। वो विभव मापी का पहला अनुप्रयोग था, पहली एप्लीकेशन थी कि विभव मापी का उपयोग कहाँ किया जाता है। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ये जो दोनों ही पॉइंट है, दोनों कौन से, जो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था वो, और जो आज अपन पढ़ रहे हैं, ये दोनों ही आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट भी होंगे। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट हैं और अमूमन हर एक स्कूल में ये दोनों एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, तो अपन इसका दूसरा अनुप्रयोग कर रहे हैं और ये अनुप्रयोग है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। देखिए, ये जो चीज है विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, तो जो सेल, जिन सेलों का विद्युत वाहक बल की हमें तुलना करनी है बच्चों, वो हम द्वितीयक परिपथ में लगाएंगे। कौन से परिपथ में? द्वितीयक के अंदर। प्राथमिक तो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, द्वितीयक परिपथ में चेंजेस होंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार के लिए प्राथमिक परिपथ में क्या होता है, तो आपको बनावट में क्या लिख करके आना है कि विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में विभव मापी तार AB का संबंध प्राथमिक सेल EP कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH से, ये धारा नियंत्रक हो गया RH से किया जाता है। हो गया। चलिए, फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि धारा की दिशा आपको प्रदर्शित करके आनी है। तो ये हमने प्राथमिक परिपथ में क्या दर्शा दी है? धारा की दिशा दर्शा दी। देखो चीजें बहुत सिंपल है विभव मापी के अंदर। फिर इसके बाद में क्या करना है? जिन सेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है, उनके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचो। फिर हमने बोला पहला सेल कनेक्ट करना है, तो ये पहला सेल हो गया। पहले सेल का धनात्मक सिरा इसी तरफ, क्यों? क्योंकि सारे के सारे धनाग्र जो हैं वो ए बिंदु से ही जुड़े हुए होने चाहिए, एक ही बिंदु से जुड़े हुए होने चाहिए, और वो बिंदु हमने ए मान लिया। तो ये पहला सेल, इसका विद्युत वाहक बल E1 है। ठीक है, और ये इसका प्लस हो जाएगा, ये इसका माइनस हो जाएगा। फिर ये दूसरा सेल और इसका विद्युत वाहक बल E2 है। ठीक है, और यहां पर हमारे पास में अब गैल्वेनोमीटर है, और फिर ये ऐसा विसर्पी कुंजी गैल्वेनोमीटर से ऐसी जुड़ती। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, ये जो तीन टर्मिनल हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखें, ये तीन टर्मिनल द्विमार्गी कुंजी के हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं एक, इसे लिख दिया दो, और इसे लिख दिया तीन। ये द्विमार्गी कुंजी के आपको तीन टर्मिनल दिखाई देंगे। द्विमार्गी कुंजी कैसी होती है बच्चों? एक सामान्य कुंजी जो होती है ना, ऐसा ब्लैक कलर का कोई आप कह सकते हैं कि एक वुडन शीट या फिर फाइबर शीट होती है, जिसके ऊपर दो कुंजियां लगी हुई होती है, ऐसा। ठीक है, ऐसे दो सिरे लगे हुए होते हैं, दो टर्मिनल लगे होते हैं, कुंजियां नहीं, दो टर्मिनल लगे हुए होते हैं। और आप उसमें बीच में, मतलब इससे भी आप तार कनेक्ट कर सकते हैं और इससे भी तार कनेक्ट किया जाता है। तो ये सामान्य कुंजी है, और ये कॉपर की बनी हुई होती है। ये पूरा का पूरा ये वाला जो हिस्सा होता है ना, बीच वाला, ये कॉपर का बना होता है। इसमें बीच में एक छेद होता है,
ठीक है। अगर इस छेद के अंदर हम किसी डाट को फिट कर दें, डाट क्या होती है, प्रतिरोध बॉक्स में आपने ऊपर नॉब देखी है ना, ऐसे मैंने बताया था ना कि जितना आप डाट को हटाएंगे या जितनी आप कुंजी हटा लेंगे उतना ही उसका प्रतिरोध हो जाता है। तो मैं उसी डाट की या उसी कुंजी की बात कर रहा हूं, तो वो डाट बोलेंगे हम उसे। तो वो डाट अगर लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगा, और इस डाट को अगर हटा दिया बीच में से तो ये कुंजी खुली हो जाएगी। ये तो सामान्य कुंजी हो गई। अब सामान्य कुंजी के अलावा जो द्विमार्गी कुंजी होती है ना, वो पूरी ऐसी होती है जिसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, और तीनों टर्मिनलों से क्या लगा हुआ होता है, तार लगा हुआ होता है। अगर डाट अपन इन दोनों के बीच में लगा दे, ये 1, ये 2 और ये 3, 1 और 2 के बीच में डाट लगा दे तो फिर ये दोनों तार कनेक्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो, परिपथ से। और अगर इसी डाट को हटा करके किसके बीच में लगा दिया जाए, 2 और 3 के बीच में लगा दिया जाए तो फिर ए कट जाएगा, फिर ये दोनों टर्मिनल कनेक्ट हो जाएंगे सर्किट से, समझ रहे हो, फिर ये लॉजिक लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से द्विमार्गी कुंजी काम करती है। मैं डायग्राम अभी आपको नीचे दिखा दूंगा, आपको दिखाई दे जाएगी कि द्विमार्गी कुंजी कैसे दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, अब देखो, तो ये द्विमार्गी कुंजी है, ये बात ध्यान रखें, 1 2 3। अब क्या लिखेंगे, द्वितीयक परिपथ में जिन सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है उन्हें द्विमार्गी कुंजी गैल्वेनोमीटर विसर्पी कुंजी जे के साथ चित्रानुसार प्रदर्शित किया गया है या लगाया जाता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी बनावट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3-4 लाइनों के अंदर बनावट कंप्लीट हो जाएगी। मेन टास्क है हमारा क्या, वर्किंग का। देखिए वर्किंग कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो अपन इस E1 के लिए क्या प्राप्त करेंगे, संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे। वो कैसे करेंगे, अपन डाट जो है ना वो 1 और 2 के बीच में लगा देंगे, इन दोनों के बीच में डाट लगा देंगे तो परिपथ में फिर ये कनेक्ट हो जाएगा, ये पूरा ऐसा एक वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा एक वायर बन जाएगा तो अपन क्या करेंगे, इस विसर्पी कुंजी को A और B के बीच में विभिन्न बिंदुओं पर टच करेंगे, स्पर्श कराएंगे। स्पर्श करा करके वो बिंदु देखेंगे जहां गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 हो जाएगा, अपन ने बोला कि E1 के लिए क्या आ गई, संतुलित लंबाई आ गई है। जैसे ही संतुलित लंबाई प्राप्त हो गई, हम लिखेंगे E1 बराबर क्या, विभवमापी के सिद्धांत से एक्सएल लिखते हैं ना, तो एक्सएल1 लिख लेंगे क्योंकि उसकी संतुलित लंबाई को अपन L1 मानेंगे। ठीक है, फिर डाट को इससे हटा लेंगे क्योंकि E1 का काम तो हो चुका है। फिर डाट को इससे हटाया और किसके बीच में लगाया, 2 और 3 के बीच में लगा देंगे। अगर 2 और 3 के बीच में लगा देंगे तो फिर कनेक्शन ऐसा हो जाएगा यू। ठीक है, अगर कनेक्शन ऐसा हो जाएगा तो वापस से वही काम करना है, विसर्पी कुंजी को आपको स्पर्श कराना है और वो बिंदु देखना है जहां धारामापी में विक्षेप क्या आ जाए, 0 आ जाए, संतुलित लंबाई प्राप्त हो जाएगी। वो संतुलित लंबाई L2 लिखेंगे। ठीक है, तो फिर E2 बराबर क्या हो जाएगा, XL2 हो जाएगा। E1 बराबर XL1, E2 बराबर XL2, एक में दूसरे का भाग लगाओ, तुलना तो यही होती है। ठीक है, चलिए हो गया ये काम। तो काम कर लेते हैं, अपन को क्या करना है, वही वाली लाइन लिखेंगे कि सर्वप्रथम, देखिए सर्वप्रथम विभवमापी के प्राथमिक परिपथ को पूर्ण कर द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डाट लगाकर E1 विद्युत वाहक बल हेतु क्या प्राप्त की जाती है, संतुलित लंबाई L1 प्राप्त की जाती है। L1 प्राप्त हो गई, अतः
चलिए मेरे पास में जगह कम है इसलिए मैं यही लिख रहा हूँ। अतः आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे क्या भाई, E1 बराबर क्या लिखा जाएगा, XL1। विभवमापी का सिद्धांत तो यही कहता है ना। तो ये हो गया हमारे पास में E1 का मान। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट टास्क क्या भाई, 1 और 2 से तो हटाना है और 2 और 3 के बीच में लगाना है ना। तो हमने क्या करना है, अब डाट को टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से हटाकर, किसके बीच में, टर्मिनल 2 व 3 के मध्य लगाया जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में अगर लगाएंगे तो संतुलित लंबाई किसके बीच में, किसके लिए, E2 के लिए प्राप्त होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वह E2 विद्युत वाहक बल हेतु संतुलित लंबाई कौन सी प्राप्त की, L2 प्राप्त की जाती है। प्राप्त कर ली। अतः अगर संतुलित लंबाई प्राप्त हो गई तो फिर E2 बराबर क्या आएगा बच्चों, XL2। विभवमापी का सिद्धांत तो यही कहता है, E1 बराबर XL1, E2 बराबर XL2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तुलना करने के लिए बोल रहा है, तो तुलना कैसे करेंगे, E1 में किसका भाग लगाएंगे, E2 का। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर। चलो भाग लगाया, E1 का मान कितना, XL1, E2 का मान कितना, XL2। X से X क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, L1 बटा L2। विद्युत वाहक बलों का अनुपात विभवमापी तार पर प्राप्त संतुलित लंबाई के अनुपातों के तुल्य प्राप्त होता है। कंप्लीट, इतना ही था। ठीक है, एक तो ये हो गया। चलो अब इससे हमें और क्या फायदा हो सकता है वो समझिए। ये प्रैक्टिकल है बच्चों, आपको ये याद भी रखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में आप सूत्र एवं सिद्धांत में ये चीज लिख करके आते हैं, तो यहाँ तक आप लिख करके भी आएंगे। ठीक है, चलिए फिर ये L1 और L2 के बहुत सारे मान प्राप्त किए जा सकते हैं। कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, एक बार आपने मान प्राप्त कर लिया, ठीक बात है, फिर दूसरा मान कैसे प्राप्त करोगे भी, तो दूसरा मान प्राप्त करने के लिए आपको इस बार धारा नियंत्रक में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। धारा नियंत्रक की जगह थोड़ी सी खिसका दो, मतलब एक नोब आती है उसको खिसका दो, फिर आप वापस से L1 और L2 का मान प्राप्त करो, तो दूसरा मान प्राप्त हो गया। फिर धारा नियंत्रक की नोब को थोड़ा सा खिसका दो, थोड़ा ही, ज्यादा परिवर्तन नहीं करना, फिर वापस से L1 और L2 का मान अलग प्राप्त होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको वैसे भी प्रैक्टिकल करते टाइम जो है 6 या 5 मान लेने पड़ते हैं, है ना, एक ही चीज के 5 मान लेने पड़ते हैं, 6 मान लेने पड़ते हैं, हर एक बोर्ड के अंदर अलग अलग सीन है वो। तो आपको वो 5 मान कैसे प्राप्त होंगे, तो हम बोलेंगे कि धारा नियंत्रक के मान में अल्प परिवर्तन कर E1 बटा E2 हेतु विभिन्न संतुलित लंबाइयां L1 तथा L2 प्राप्त की जाती हैं एवं विभिन्न मान प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज, लेट सपोज करो अगर मेरे को E2 ज्ञात करना होता कि E2 का मान क्या आता, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इस E0 को मानक सेल बना सकते हैं, सॉरी E1 को मानक सेल बना सकते हैं। तो E1 अगर मानक सेल होगा तो उसका विद्युत वाहक बल हमें पता होगा। ठीक है, अगर इसका विद्युत वाहक बल मेरे को पता है तो बताओ E2 ज्ञात होगा, नहीं होगा, आसानी से ज्ञात होगा। कैसे ज्ञात होगा भाई, वो देखो, तो E1 बटा E2, E1 बटा E2 बराबर आ रहा है L1 बटा L2। तो इसका मतलब ये हुआ कि E2 बटा E1 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बटा L1 होगा। अगर ऐसा है तो फिर E2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बटा L1 गुणा E1। सारे मान प्राप्त हैं, ये दोनों तो
प्रैक्टिकल से प्राप्त हो जाएंगे। और ये वाला E1 मानक सेल था, इसका तो वैसे भी विद्युत वाहक बल हमें पता होता है। ठीक है ये बात। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कैडमियम का जो कैडमियम सेल है उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.01 वोल्ट। ध्यान में रखें, डैनियल का कितना? 1.08 वोल्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो दूसरा हमारे पास में एप्लीकेशन था, अनुप्रयोग था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों उतार लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अमूमन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है 18वीं से तीसरा अनुप्रयोग और आज का अंतिम। देखिए तीसरे अनुप्रयोग का नाम क्या है? अत्यल्प प्रतिरोध का मापन करना, अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। विभवमापी की सहायता से हम अल्प प्रतिरोध को भी ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा वो देखें। देखिए मैंने बताया था आपको प्राथमिक परिपथ में कोई चेंजेस नहीं होता बच्चों, ये आप ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, तो प्राथमिक परिपथ वैसा का वैसा बना दीजिए। ठीक है, अब द्वितीयक परिपथ में क्या चेंजेस करें? देखो द्वितीयक परिपथ में हमें अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो समझ लीजिएगा क्या कनेक्शन चल रहा है। तो द्वितीयक प्रतिरोध को या अल्प प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए द्वितीयक परिपथ में हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम एक ज्ञात प्रतिरोध लगाएंगे, कैपिटल आर। ये कैपिटल आर एक ज्ञात प्रतिरोध है। फिर जो अज्ञात और अल्प प्रतिरोध है वो है स्मॉल आर। ये अज्ञात भी है और अल्प भी है, ठीक है। और फिर इसके साथ में लगाएंगे धारा नियंत्रक। हमें क्या बहानी है? धारा भी बहानी है। तो धारा बहानी है तो नीचे जो सर्किट बन रहा है उसमें भी क्या लगना चाहिए? एक सेल लगना चाहिए और कुंजी लगनी चाहिए। तो नीचे वाले सर्किट में धारा बहाने के लिए हमने उसके लिए एक सेल लगा दिया जिसका विद्युत वाहक बल E था। कुंजी अगर ऊपर वाले को K1 लिख दिया जाए तो इसको K2 लिखेंगे। ये धारा नियंत्रक अगर RH1 हो जाए तो इसे धारा नियंत्रक RH2 लिखा जाएगा। ठीक है ये बात। तो इस तरीके का सर्किट होगा, तो इसमें भी धारा बहेगी बच्चों, और प्लस से माइनस की ओर बहेगी। ये धारा की दिशा होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके बाद में कैसे काम करेंगे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी द्विमार्गी कुंजी लगेगी। पहला द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल यहाँ पर 1 नंबर, फिर दूसरा द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल यहाँ पर, ये इसे लिखेंगे 3 नंबर। 2 नंबर हमेशा किससे संयोजित होगा? धारामापी से। किससे? धारामापी से। और धारामापी किससे? विसर्पी कुंजी से। इस तरीके से ये धारामापी है बच्चों। ये बात ध्यान रखना, ये जी लिखा हुआ है, मैंने शायद नहीं दिखाई दे, लेकिन ये बीच में क्या लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा? परिपथ का संयोजन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में विभवमापी तार AB को सेल EP कुंजी K1 एवं धारा नियंत्रक RH1 के साथ में जोड़ दिया जाता है या श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तथा विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में जिस अल्प प्रतिरोध को ज्ञात किया जाना है उसे ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R, धारा नियंत्रक RH2, कुंजी K2, सेल E के साथ में चित्रानुसार संयोजित किया जाता है। आप इसमें गैल्वेनोमीटर और विसर्पी कुंजी को भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट हो चुका है। ठीक है ये बात। अब देखो, अब अपन किस में काम करेंगे? वर्किंग में। किस में काम करेंगे? वर्किंग में। वर्किंग कैसे काम होगा? देखिए, चलो मैं अब ज्यादा काम नहीं करूंगा ये पहले से ही डन है। क्या है? सर्वप्रथम विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में, देखो मैंने आपको वैसे समझाया नहीं, समझा देता हूं पहले। क्या होगा? ये 1 और 2 कुंजी है ना, द्विमार्गी कुंजी थी ये पूरी की पूरी। तो अपन डाट किस में लगाएंगे? सबसे पहले 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में क्या लगाया? डाट लगाया। जैसे 1 और 2 के बीच में डाट लगाया तो कनेक्शन ऐसा चलेगा, यूं। समझ रहे हो? ऐसा, इस तरीके का अगर कनेक्शन चल रहा है
तो आप गौर करेंगे इसमें से धारा जा रही होगी आई, तो इसके बीच में यहां से लेकर यहां के बीच में विभव पतन होगा आई आर। क्या होगा? आई आर। और उस विभव पतन के लिए आपको क्या मिलेगी? संतुलित लंबाई प्राप्त होगी। ठीक है, अब डाट को यहां से हटा देंगे, 1 और 2 के बीच से हटाएंगे और किसके बीच में लगाएंगे? 2 और 3 के बीच में लगा दो। अगर डाट को 2 और 3 के बीच में लगा दिया तो अब कनेक्शन देखो कुछ ऐसा चलेगा, यूं ऐसा चला, ऐसा यूं जाएगा। ठीक है, तो अब धारा जो है वो ऐसा होती हुई आएगी, श्रेणी क्रम था इसलिए धारा दोनों में समान जाएगी, और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध यहां से लेकर यहां तक का क्या हो जाएगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। धारा जा रही है आई, तो आई गुणा होगी किससे? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से, तो विभव पतन तो यही आ जाएगा। और उस विभव पतन के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त होगी L2। ठीक है, और दोनों से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? दोनों इक्वेशन से आसानी से स्मॉल आर का मान ज्ञात किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा बैठेगा, देखिएगा। तो हमने क्या करना है? सर्वप्रथम विभवमापी के प्राथमिक परिपथ को पूर्ण कर द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के मध्य डाट लगाकर, अब यहां से चेंजेस होना चालू हो जाते हैं। ये वाली लाइन तो इतनी रहेगी, डाट लगा दी अपन ने। अब डाट लगा करके क्या कर रहे हैं? ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों पर विभव पतन ज्ञात कर रहे हैं, है ना। उसके लिए क्या ज्ञात कर रहे हैं? संतुलित लंबाई। कैपिटल आर के सिरों पे जो विभव पतन हो रहा है उसके लिए संतुलित लंबाई L1 को प्राप्त करते हैं। तो अपन ने क्या लिखना है? लगाकर ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों पर विभव पतन, सिरों पर विभव पतन हेतु संतुलित लंबाई क्या ज्ञात करते हैं? L1 ज्ञात की जाती है। अतः अगर उसके लिए संतुलित लंबाई L1 है तो क्या होगा बच्चों? उसके सिरों पर विभव पतन कितना? धारा जा रही थी I, प्रतिरोध था कैपिटल R। ठीक है, तो ये हुआ विभव पतन, और उसके लिए संतुलित लंबाई L1 थी, इसलिए क्या लिखा जाएगा? XL1 हो गया ये काम। चलो, ये पहला भाग। ठीक है, दूसरा भाग क्या होगा? अब डाट को यहां से तो हटाएंगे और किसके बीच में लगाएंगे? 2 और 3 के बीच में लगाएंगे। 2 और 3 के बीच में लगाएंगे तो इसके लिए विभव पतन मिलेगा। तो अब क्या करना है? अब डाट को टर्मिनल टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से हटाकर टर्मिनल 2 व 3 के मध्य लगाया जाता है तथा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के सिरों पर विभव पतन हेतु संतुलित लंबाई क्या प्राप्त की जाती है? L2 प्राप्त की जाती है। अतः चलो अब विभव पतन देखो कितना बैठेगा। तो धारा जारी है I, प्रतिरोध कितना था? कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो विभव पतन यही हो गया। इसके लिए अगर संतुलित लंबाई L2 है तो इसे लिखा जाएगा विभवमापी के सिद्धांत से XL2। ठीक है, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बताओ, अगर 2 समीकरण है आपके पास में, ये स्मॉल r निकलेगा नहीं निकलेगा? बच्चों निकल जाना चाहिए। थोड़ी सी मैथमेटिक्स की तरीके से सोचो। समीकरण 1 में 2 का भाग लगाओ या 2 में 1 का भाग लगाओ, हर तरीके से स्मॉल r आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर समीकरण 2 में किसका भाग लगा रहे हैं? समीकरण 1 का भाग लगा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इनको लिख देता हूं।
आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये तो था XL2 और आई आर था क्या बच्चों, XL1। ठीक है, ये ऊपर वाला समीकरण 2, नीचे वाला समीकरण क्या है, 1 है। ठीक, चलिए तो अब अपन को क्या करना है, भाग लगाना है। क्या करना है, भाग। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाओ और बचा हुआ काम कंप्लीट करो। तो क्या करना है, समीकरण 2 बटा समीकरण 1 करने पर, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं बच्चों क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलिए क्या होगा, आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसमें भाग लगेगा किसका, आई कैपिटल आर का। देखो उस तरफ ऊपर क्या आ रहा है, XL2, नीचे क्या आएगा, XL1। ठीक है, एक्स एक्स क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, आई से आई क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो ये क्या होगा, कैपिटल आर बटा स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटा क्या, कैपिटल आर, बराबर क्या, L2 बटा L1। डन हो गया। अब इसका इसमें भी भाग लगाओ और इसमें भी भाग लगाओ। इसमें भाग लगाए R बटा R, बीच में किसका निशान, प्लस का, स्मॉल r बटे कैपिटल R, बराबर में क्या, L2 बटा क्या, L1। कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल, क्या आएगा, 1 प्लस स्मॉल r बटा कैपिटल R, और ये L2 बटा क्या हो जाएगा, L1। एक नॉइज सुनाई देगी बच्चों, वो थोड़ी देर के लिए आएगी आएगी। ठीक है, चलिए अब देखो क्या होगा, स्मॉल r बटा कैपिटल R बराबर, ये एक को उधर ले जाओ, L2 बटा क्या, L1, और इधर -1 हो गया। मेरे को क्या निकालना था, स्मॉल r, तो स्मॉल r बराबर क्या हो गया, L2 बटा L1 -1, और गुणा होगा किससे, कैपिटल R से। ज्ञात हो गया, ज्ञात हुआ नहीं हुआ। चलिए आप चाहें तो किताब वाला लिख सकते हो, कैपिटल सॉरी स्मॉल r बराबर, लघुत्तम ले लो, यहाँ पर ले सकते नहीं ले सकते, तो लघुत्तम लिया गया L1, यहाँ पे क्या आएगा L2, और ये L1 इधर और चला जाएगा, तो माइनस का L1 गुणा होगा किससे, कैपिटल R से। बताओ भाई, स्मॉल r का मान प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये क्या है, अल्प प्रतिरोध है, और इस तरीके से हम अल्प प्रतिरोध को क्या कर पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे। देखिए बच्चों, अब ये एक ही तरीके का मान प्राप्त हुआ, अगर ऐसे और अन्य मान प्राप्त करने हो तो क्या करेंगे, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक RS2 के मान में अल्प परिवर्तन करें, आपको अनेक मान प्राप्त हो सकते हैं L1 और L2 के। ठीक है, चलिए एक और चीज ध्यान में रखें, कुछ बच्चे जो है वो धारा नियंत्रक को किस तरीके से बनाते हैं बच्चों, ऐसा, ये देखो मैंने वहां टच कर रखा है, आप हवा में छोड़ कर क्या होगे भैया, हवा में धारा नहीं बहेगी, है ना, हवा के अंदर ये जो हम चालन धारा पढ़ते हैं ये धारा नहीं बहती है, इस चीज को ध्यान में रखें। और यहाँ पे कोई परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि इस तरीके से कोई धारा ही नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी तो फिर तो ये यूजलेस है ना। ठीक है, तो ये धारा नियंत्रक से ये जो तीर वाला निशान है ना, ये तार का निशान, ये कनेक्ट होना ही चाहिए, अगर कनेक्ट होगा तभी जाके तो धारा बहेगी। ठीक है, तो देवताओं मेरी बात को समझो, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि बताती है कि आपकी कमांड कितनी है सब्जेक्ट के ऊपर, आपको पता है कि हाँ ये चीजें ऐसे ही काम करती हैं। हालांकि अभी नहीं पता चल रहा होगा कि धारा नियंत्रक कैसा चीज है ना, तो ये आप लैब में जाओगे ना बच्चों, और पहली बार जब ओम का नियम ही कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि धारा नियंत्रक कैसे काम करता है। ठीक है, ओम के नियम से ही आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ धारा नियंत्रक रियोस्टेट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको आज समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल सा पार्ट था। बच्चों ही 2 एप्लीकेशन अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर आसानी से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।